नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं माया कुलश्रेष्ठ जी, जो कथक आर्टिस्ट हैं। साथ ही साथ उन्होंने अभी जो कोविड का पीरियड शुरू हुआ जब से, वो लगातार इस प्रयास में हैं कि कलाकारों को सरकार की तरफ से कोई पेंशन, कोई सहायता मिल सके। इसके लिए उन्होंने तमाम लोगों से संपर्क किया। इस बीच वो खुद भी कोविड की चपेट में आई, उन्होंने रिकवर किया और आज हमारे साथ हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं माया जी का। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, और मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरी बात कहने के लिए इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपने विषय में बताइए कि आपने जब कथक शुरू किया था, किस उम्र से शुरू किया था और कैसे आगे सीख के आप आगे बढ़ी? जब मैंने कथक शुरू किया था तो मेरा उसमें कोई योगदान नहीं था, मेरे माता पिता, क्योंकि मैं सिर्फ 3 साल की थी। तो बहुत मुश्किल से उस समय मैं क्लासेस में जाती थी, और क्योंकि मेरी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो बहुत पनिशमेंट देती थी वो, तो उससे भी एक डर बैठा हुआ था मन में। आजकल के टाइम में एजुकेशन का जो वे ऑफ टीचिंग है, इट्स टोटली चेंज। बट जो हम लोग टाइम था, जो हम लोग की जनरेशन थी, वो तो डंडे खा के बढ़ी हुई है। और जब हम बात करते हैं ऐसे गुरुओं की, तो ऐसे गुरुओं का एक प्रॉपर कि अगर आपने गलत किया तो डंडा तो पड़ना ही है। तो उस तरह से तो मैंने उसी गुरुकुल में उसी तरीके से सीखा है, और 3 साल की उम्र से सीखा। और उसको कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे उसे प्रोफेशन लेना है, एज अ प्रोफेशन मैंने कभी सोचा था। कहते हैं कि भगवान शायद कलाकारों को अलग से बना के ही भेजता है, आप कुछ और काम नहीं कर सकते अगर उसने आपको चुना है तो बस यही शायद मेरे साथ भी हुआ। मैंने बहुत एमए साइकोलॉजी से किया, तो साइकियाट्रिस्ट एमएस के लिए आगे ट्राई किया, और एमबीए का मैंने सेकेंड ईयर तक आगे से 2 सेमेस्टर्स मैंने किए थे। बट कुछ ना कुछ ऐसा रहा कि मुझे सिर्फ कला को ही चुनने का मौका मिला अपने करियर में। तो आपने जयपुर घराने की आप आर्टिस्ट है ना? नहीं सर, जयपुर से अभी मैंने सीखना शुरू किया है, लखनऊ शुरू से मेरा। अच्छा। और जयपुर से अभी मैं श्रीमती जो है लाल, गीतांजलि लाल, जो गुरु है, उनके अंडर में। अच्छा, जो लोग ये घरानों के बारे में नहीं समझते, उनको अगर थोड़ा सा बता सकें कि जो अलग अलग घराने हैं कथक के, उनकी क्या क्या खासियत होती है? सर, घराने मैं समझती हूँ ऐसे लोगों को अच्छा लगता है जो वास्तव में कुछ उसी घरानों में पैदा होते हैं। दे आर वेरी ब्लेस्ड कि वो उन्हीं घरानों में पैदा हुए हैं और उनकी बात है। बस जैसे हम जैसे आर्टिस्ट हैं, हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम किससे कितना सीख सकते हैं। वो भूख होनी चाहिए, दैट हंगर शुड बी देयर, कि वो भूख होगी कि हमें पता है कि मतलब फॉर माई सेल्फ मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि ये जयपुर का है, कि लखनऊ का है, ये बनारस का है। मुझे लगता है ये इसका पार्ट अच्छा है, ये स्ट्रांग है, तो आई शुड ऑल्सो ट्राई दिस। तो खूबसूरती जो होती है या जो उसका अंदाज है नृत्य का, वो आपको बरकरार रखते हुए उस चीज को सीखना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा, जो घरानेदार बातें कहते हैं, मेरे नजरिए से, क्योंकि मैं थोड़ा लिखती भी हूँ और जितना मैं देखती हूँ समझ पाती हूँ, मुझे लगता है घराने शायद शहरों से बने हैं। जैसे आप खुद लखनऊ के हैं, तो आपको पता है कथक का हमारा लखनऊ है, तो बड़ा नजाकत, अदायगी, तो लखनऊ का कल्चर वही है। नवाबों का शहर रहा है, वही नजाकत है, वही एक्सप्रेशन है, शेर शायरियों का माहौल है, तो भाव प्रधान। फिर जयपुर की बात, तो जयपुर में वही का एक मेवाड़ का जो ट्रेडिशन है, उस तरह से आप देखिए राजपूत का जो स्ट्रॉन्ग है, तो फुटवर्क आता है, उनके चक्कर आते हैं, वही सब है। और मुझे कहीं कहीं लगता है कि हर जगह के जो रीजनल डांसेस होते हैं उनका भी एक झलक दिखती है। तो जैसे हम देखें कथक में हम लोग चक्कर लेते हैं, तो जयपुर में अलग अलग तरह से कुछ कालबेलिया जो नृत्य होता है, उसकी भी शैली मुझे उसमें दिखती है। तो मेरा तो मानना ये है कि घराने शहरों की खूबसूरती के साथ आए हैं, तो उसको ऐसे बनाने की, पर ये कथक में बहुत होता है कि तू इस तरह से है, मैं इस घराने से हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। और भी सारे क्लासिकल डांसेस हैं, बट उनमें इतना नहीं होता इतना कि कथक में हो गया है। तो एक कलाकार को शायद सभी घरानों की नॉलेज होनी चाहिए, जानना चाहिए और सीखना चाहिए। आपने कुछ संस्थाएं भी बनाई हैं, आपका एनजीओ भी है, आप कुछ स्पेशल बच्चों की भी मदद करती हैं, उनको भी डांस सिखाती हैं,
कुछ इसके बारे में बताइए। मेरा एक अपना एनजीओ है, एंजिना वेलफेयर सोसाइटी। हम्म, पिछले 8 साल से हम उसमें काम कर रहे हैं और उसको बनाने का बहुत सुंदर मकसद ये रहा कि जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी हम्म, कि मैं किसी घरानेदार फैमिली से नहीं हूँ। हम्म, तो जब आप सीख रहे हो, हम्म, सीखना इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लाइफ प्रोसेस। मतलब यू कैन नॉट से कि मैंने 8 साल में, 10 साल में या 20 या 30 साल में सीख लिया। हम्म, आप उसको मेरे अकॉर्डिंग आप एक जन्म में भी एक कला को नहीं सीख सकते हैं। हम्म, स्पेशली जब हम जैसे बच्चे जैसे घरानेदार फैमिली को बिलोंग नहीं करते, उनके लिए सीखने के साथ साथ अपनी कला के प्रदर्शन के लिए मंच की बहुत हम्म, दिक्कत आती है कि कौन उन्हें बताएगा कि सही क्या है, कौन सा हम्म, मंच उन्हें किसके। बहुत सारी चीजें होती है कि किसी नाम से ही हो जाती है। अगर आप उस हम्म, फैमिली से हैं हम्म, तो एक आम से बच्चे को कैसे उस पर लोग भरोसा करेंगे हम्म, कि वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हम्म, तो और क्योंकि ये मंचीय प्रदर्शन जरूरी है, हम्म, मंचीय प्रदर्शन के बिना ये मंचीय शिक्षा की क्या एक वैल्यू रहती है। हम्म, आप उन्हें घर में कब तक प्रैक्टिस और रियाज कर हम्म, सकते हैं। हम्म, तो जब मैंने अंजना वेलफेयर सोसाइटी को बनाया तो उसका एक एम था कि जो मुझ जैसे लोग हैं जिनका कोई घराना नहीं है, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, हम्म, उनको एक मंच मिलना चाहिए। पहली शुरुआत तो वो। हम्म, फिर आई गॉट जॉब इन NIPD नोएडा में। हम्म, वो यहाँ जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए था। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा जॉब वहां मुझे लगा, और वहां मैंने देखा कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं दे हैव लॉस ऑफ कैपेबिलिटीज। हम्म, समहाउ मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि जैसे कि मैंने DPS में आई वाज देयर सीनियर टीचर, एज अ सीनियर टीचर देयर, बट वो भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को सिर्फ ये था कि आई जस्ट वांट टू परफॉर्म एंड एक्सप्लोर लर्न। तो मुझे वो लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक पैकेज है, वहां मैं रुक गई हूँ, थम गई हूँ किसी जॉब में, वो नहीं चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। बट उस समय मैंने देखा कि मैं इन लोगों के लिए काम कर सकती हूँ। हाँ, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है तो क्या हुआ, खुद भी तो काम कर सकता है उनके लिए। हम्म, तो बस उनको सिखाया और उसके साथ साथ उनको स्टेज दिया। तो एज अ हॉबी उस चीज को आगे लेके गया और अगर बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े। अच्छा, आपने देश विदेश में तमाम मंचों पे प्रदर्शन किया है। क्या अनुभव कर रहे हैं कि इधर जो पीरियड है, मतलब अगर कोविड के पहले का भी पीरियड माने तो जैसे पहले कथक या शास्त्रीय जो नृत्य होते थे अलग अलग, उनको बहुत स्पेस मिलती थी, अब कुछ स्पेस कम हुई थी क्या? सर, बहुत कम हुई है। हम्म, मैंने वही कहा कि लिमिटेड आर्टिस्ट रह गए हैं। हम्म, और अगर सोलो की बात करें तो उसमें जिनके कुछ कुछ ही नाम आते हैं हर हम्म, शहर से, हर हम्म, स्टेट हम्म, से। और विदेशों की बात करें तो विदेशों में हमेशा से ही भारतीय कला, भारतीय संस्कृति का एक अलग ही क्रेज रहता है। हम्म, अब क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमारे लिए अगर हम भारतीय की बात करेंगे तो हमें लगेगा भारतीय संस्कृति में साड़ी वाली एक लड़की, हम्म, हम्म, तो उसके आगे हमारी सोच नहीं जा सकती कि हमारे विचार भी भारतीय हो सकते हैं, कि हमारा सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल है वो भी भारतीय हो सकता है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें कि कोविड जैसी बीमारियां नहीं हो। हम्म, बट सम हाउ कहीं हम भूलते हैं। तो वही हमारी भारतीय कला संस्कृति है। हम्म, तो जब मैं विदेशों में मैंने परफॉर्म किया तो ये देखा कि वहाँ एक प्रॉपर स्पेस है उनकी कलाओं के लिए भी, जिससे वो कुछ अपने बैले है या जो भी वो लोग अपनी कलाएं करते हैं, म्यूजिक है, उनको भी प्रॉपर एक सम्मान, उनकी पॉलिसीज हैं। जैसे अभी कोविड टाइम में बहुत सारी वहाँ की पॉलिसीज आई आर्टिस्ट के लिए, बट अगर आप इंडिया में देखें तो उस तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनी। कुछ ही लोग थे मजदूर, अभिनेता जिसे आप बोल सकते हैं क्योंकि वो उनको काम करने की परमिशन मिल रही है, और लीडर्स ऐसे ही कुछ बन गए हैं जिनको कुछ परमिशन है, जो VIP ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। बट अगर आप देखें तो कलाकार जो पूरी जिंदगी निकालता है उसको तो स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं। कितने कलाकारों को हमने खोया है, हम उनको सही सकते थे। अभी कहना कि कुछ लोगों का कहना होता है कि उम्र हो गई थी, या तो मुझे लगता है ऐसे कलाकार ही बहुत कम गिने चुने हैं हमारे पास। तो उनको सहेजना भी हमारी जिम्मेदारी, खासकर अगर वो हम जब भारत सरकार उन्हें पद्म विभूषण जैसे उससे सम्मानित करती है, ये है सरकार की जिम्मेदारी। आपने अभी कुछ पत्र भी लिखे थे और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो कला का संरक्षण करे, कलाकारों का संरक्षण करे। मजदूरों को अगर दी जा रही है, मजदूरों का महत्व अपनी जगह है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कलाकारों का जो महत्व है या कलाकारों के प्रति जो एक दृष्टि है सरकार की, वो मजदूरों से भी बदतर हो गई है? फिर अगर देखें तो कलाकार भी एक दिहाड़ी मजदूरी है।
काम करेंगे तभी पैसा मिलता है। हम्म। हमारा कोई सोर्स नहीं है। हम लोग डिग्रीज लेते हैं, आई ऑल्सो हैव डन, हमें इनका था और पीएचडी की तैयारी चल रही है, तो वो सारी चीजें कर रहे हैं, बट उसके बाद कोई सोर्स, जैसे आप और कोई डिग्री, अगर शायद मैं कुछ एमबीए करती या कोई भी ऐसी प्रोफेशनल डिग्री जिसको मैं आगे कैरी करती, तो बीई करती, तो मुझे एक कुछ ना कुछ एक जॉब तो होता मेरे पास। पर जब हम इतना सारा अपनी जिंदगी देते हैं तब हमारे लिए कोई पॉलिसीज नहीं है। कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं या कुछ इस तरह से होता है, वो कितने होते हैं और किसको मिलते हैं? दे आर वेरी फ्यू, और वो भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से रिजर्व होते हैं। तो उतने जॉब्स भी नहीं है हमारे लिए, उतने शोज भी नहीं। शोज भी कहाँ, कुछ ऐसा तो कुछ हमारे पास आर्ट पॉलिसीज है ही नहीं कि हर आर्टिस्ट को एबीसी कैटेगरी। मैं नहीं कहती कि हर आर्टिस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, या मतलब एबीसी भी होता है, और मुझे लगता है कला उम्र के साथ ही निखार लाती है। तो जब कोई अपनी पूरी जिंदगी दे रहा है तो उसको उतने मौके भी मिलना चाहिए, भले ही आप हर महीने ना दें, पर कुछ पॉलिसीज होती है। तो ना ही तो जॉब है, ना शो के लिए कुछ है। अब आप किस पे आते हैं? अब आप आते हैं ट्यूशंस पे। तो ड्यू टू कोरोना ये भी बंद हो गया। अब बात करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन कितना सक्सेस है, ये भी एक सोच है, और किसके लिए सक्सेसफुल है। तो ये दोनों अलग हैं। तो बीच में जब हम बात करते हैं, सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं, कोई सोच ही नहीं। तो जिस संस्कृति के ब्याह पे, जिस संस्कृति की बातें करते हैं आप पूरे संसार में, वही संस्कृति के जो लोग संभाले हुए हैं आपकी संस्कृति को, उसके चाहे वो लोक कलाकार हो, चाहे शास्त्रीय कलाकार हो, या और भी सर के, उनको क्या उनका महत्व, कुछ मुझे नहीं लगा कि कोई पॉलिसीज या उनकी कुछ इंपॉर्टेंस या किसी अनाउंसमेंट में उनका नाम भी। इसका दर्द होता है आपको? बहुत बहुत पीड़ा होती है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम उन लोगों में से सिर्फ जो देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो दर्द हो रहा है, बट हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। हमने कुछ अपने जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए हमने फंड दिया उनको, और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि हम उनके लिए फंड रेज करें, क्राउड फंडिंग। बट ऐसे समय में जहाँ इतनी लोग समस्याएं, लोगों के पास रोटी भी नहीं है, उनसे ऐसा बोलना कि हम ये करें तो उनको ये लगे कि ये सेल्फिश है, तो कहीं ना कहीं चीजें रोक देती हैं, उतना कर नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है। अब उससे जितनी मदद हो सकती है, और भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लोग कंटिन्यूअसली उनकी मदद कर रहे हैं, कुछ संस्थाएं हैं, पर ये मदद कब तक और कितने दिन तक कोई कर सकता है? अच्छा, कोविड के जो दौरान एक ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, एजुकेशन में भी हो रही है, तो डांस और इस टाइप के जो चीज़ें हैं, जो लोक कलाएं हैं, क्या उनमें भी ऑनलाइन क्लासेस मदद कर सकती हैं लोगों को सीखने में? बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक्चुअली हम लोग जिस स्कूल से आते थे उसमें तो 24/7 गुरु जाप चाहिए। जो एक स्कूलिंग का वो जो टाइम था, बहुत पुराना नहीं था, तब भी 30 साल पुराना समय जो है तो वो जो टाइम था वो उस तरह का था, जहाँ गुरु मतलब सामने है तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा रियाज उसी तरह से चल रहा है। पर अब का जो टाइम है ना, तो बच्चों पे उतना टाइम है। हम रेगुलर क्लासेस भी लेते हैं तो वो भी ऑल्टरनेट होती है, बच्चों को भी उतना टाइम नहीं है, मच बिजी अबाउट देयर शेड्यूल। तो ऐसे में अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो जब सबसे पहले जब ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन आया तो मेरा रिएक्शन भी वही था। मैं भी उन कुछ लोगों में से थी जो शायद मैं ये मान रही थी कि ऑनलाइन सिखाना उतना पॉसिबल नहीं है। अल्दो आई वाज हैविंग सम क्लासेस फॉर सम अब्रॉड, कुछ थी, बट आई नो कि वहां उनके पास टीचर है, वो उनको बताएगा। हमें सिर्फ कुछ हमारा जो बेसिक पोर्टे है, हमारा जैसे मेरा भाव पक्ष पोर्टे है, तो मुझे उसमें से कुछ करना होता है, कुछ दिखाना होता है, तो दे कैन अंडरस्टैंड एंड वो कन्वे करेंगे वहां उनके साथ। बट अब ऑनलाइन क्लासेस में तो सिर्फ पेरेंट्स होते हैं। मैं देखती हूँ बहुत सारे पेरेंट्स बैठ जाते हैं साथ में एंड दे आर वाचिंग, उसके बाद माए करके दिखाती है। फिर कई बार कुछ क्लासेस में उनके फादर भी टैपिंग करवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इट्स लुक्स नाइस, पूरी फैमिली डांस कर रही है। और हाँ ठीक है, मतलब देख के भी अच्छा लगता है कि इतने नेगेटिविटी के माहौल में लोग सीख रहे हैं और पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो वो सीख सकते हैं। और हम तो परफॉर्म भी कराने की ऑनलाइन, क्योंकि हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराते रहते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चा परफॉर्म भी करे। चलते चलते सरकार से कोई अपील आपकी कि वो कलाकारों की मदद करें? सर बस इतनी सी अपील है कि अगर कहीं भी है, कोई कहीं भी सुन रहा है, तो बस इतना सुन ले कि दर्द बहुत है, मुस्कुराहट है सिर्फ फोटो पर। और बस आप कह सकते हैं कि कलाकार उनके सामने जाके रो नहीं रहे हैं, बाकी घरों में इतनी बुरी हालत है जिनका सिर्फ और सिर्फ काम डेली बेसिस पे होता है। हम जैसे आर्टिस्ट तो तब भी ठीक है, हम लोग
अपनी क्लासेस और ये सब कर लेते हैं। अब ऐसे, क्योंकि ऑनलाइन में भी एक चीज का बड़ा होता है कि लोग आज ऑनलाइन क्लासेस तो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑन गूगल, वो सारा कुछ करते हैं, आपका प्रोफाइल देखते हैं, उसके बाद आता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इस तरह का कोई प्रोफाइल नहीं है, दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट बट दे आर नॉट ऑन गूगल, दे आर नॉट ऑन दीज काइंड ऑफ सोशल साइट्स। टेक्निकली वो उतना एडवांस हाँ, नहीं है, एडवांस नहीं है, और उस तरह से वो चीजें मैनेज भी नहीं है कि अब जरूरी नहीं है कि उनका पेपर में कुछ इस तरह से हो, या उस तरह से उनको भी एक एक्सपोजर मिला हो, वो सारी चीजें भी जरूरत है। तो जो लोग दिहाड़ी बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए, जैसे सभी के लिए सोच रही है। और कुछ नहीं बनता है तो कम से कम मेडिसिन या जो चिकित्सा होती है, जो मेडिकल सर्विस है, फैसिलिटीज है, उनके लिए उनको कुछ ना कुछ दें। आपको कोविड हुआ था और आपने जब रिकवर किया, क्या अनुभव रहा आपका? सर ये रिकवरी बहुत मुश्किल है। पहली बात तो भी जो सेकेंड वेव का जो रिकवरी है, इट्स वेरी टफ। 20 दिन पहले ही हुआ था बट मेरे पास मेरा डांस है, तो क्या हुआ, जब मुझे कोविड हुआ तो मेरी सारी डांस क्लासेस क्लोज हो गई, एंड नाउ एवरीबडी वाज आस्किंग माय किड्स मैम क्या हुआ, एंड आई वाज नॉट एबल टू टेल, बिकॉज जब आप किसी को बोलते हो तो बच्चे उनको डर लगता है, आसपास से ऐसी बातें सुन रहे, तो मैंने किसी को नहीं बताया कहीं, क्योंकि लोग और नेगेटिविटी फैलाने का कोई मतलब नहीं है, आपसे जुड़े लोग और डरेंगे। तो वो मुझको पुश करते रहे, मैम नेक्स्ट क्लास कब है, तो शायद उसकी वजह से मैं जल्दी उठ गई। पर कोविड को उतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मेरे घर में मेरी माँ को भी हुआ, मेरे भाई को, बहुत मतलब मेरी तो पूरी फैमिली ने सफर किया, पर उतना लाइटली नहीं। आप डे 1 से रियलाइज करें और उसको सिर्फ वायरल नहीं समझें। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स अच्छे हैं, उनको भी आप डेली रूटीन है, जो काढ़ा है, स्टीम है, ये सब आप करते रहें। और रिकवरी के टाइम पे डाइट का और एक्सरसाइज दोनों का ध्यान रखना है। और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है तो उससे घबराना नहीं है। पल पल पे मुझे लगता है, दिस इज माय पर्सनल थॉट, कोई हो सकता है कोई इससे असहमति भी दिखाए, पर जैसे हम जैसे यंग लोग हैं उनको कम से कम पल पल पे ऑक्सीमीटर की चेक करने की जरूरत नहीं है, तो खुद रिकवरी हो जाएगी। एक एज के बाद जरूरत है, आप क्योंकि सारी चीजें वैसे मैनेज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, जस्ट लाइक अ फ्लू। हाँ, तुरंत जब आप ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं तो एक आप में घबराहट भी होती है और पैनिक होते हैं आप। मैं तो 10 रातें करीब परेशान रही, 10 रातें ऑक्सीजन नहीं आती थी, वैसे ही तो बहुत परेशान थी, बट आपके सामने हुआ। बहुत अच्छा लग रहा और अच्छी मुलाकात भी हुई आपके साथ। तो अगली बार जब आप लखनऊ आएंगे तो हम लोग फिर मिलेंगे। और सभी साथियों, आपका शुक्रिया। माया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। माया जी आपको बराबर इस चैनल पे मिलती रहेंगी। हम कभी कोशिश करेंगे कि डांस परफॉर्मेंस भी आपको दिखा सकें। तो एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।